आज हम आप लोगों के लेकर आए हैं बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 का एग्ज़ाम पेपर, जो कि 8 दिसंबर 2023 यानी कल के दिन हुआ था। ठीक है, तो देख लीजिए किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे। ये हमारी बुकलेट सीरीज ए है। ठीक है, ये हमारा 2.5 घंटे पेपर होता है, 100-150 मार्क्स का है, लैंग्वेज, जनरल स्टडीज़ एंड सोशल साइंस का। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि लैंग्वेज का है, तो इंग्लिश लैंग्वेज ही हमारी फर्स्ट होगी। तो हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे पहले डायरेक्शंस दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 टू फिल द ब्लैंक विद सुइटेबल आर्टिकल्स लाइक ए एन एंड द, यानी कि 1 से लेकर 2 तक आपको क्या करना है, ए एन और द सुइटेबल आर्टिकल इसमें फिल करना है। पहला क्वेश्चन है, इन दिस स्कूल ऑल डेज स्टूडेंट्स आर गिवन फ्री एजुकेशन। ऑप्शन ए है एन, ऑप्शन बी है ए, ऑप्शन सी है द, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द अबोव और ऑप्शन डी है नन ऑफ द दीज। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी द। ठीक है, इन दिस स्कूल ऑल द स्टूडेंट्स आर गिवन फ्री एजुकेशन, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, आई हैव अ फ्रेंड इन मुंबई हु इज डैश एक्ट्रेस। ऑप्शन ए है ए, ऑप्शन बी है एन, ऑप्शन सी है द, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द अबोव, मतलब इनमें से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबोव, यानी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एन बन जाएगा हमारा सही आंसर। आई हैव अ फ्रेंड इन मुंबई हु इज़ एन एक्ट्रेस। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आर रिवर, इनमें से कौन सी एक नदी नहीं है। ऑप्शन ए है बे ऑफ बंगाल, ऑप्शन बी है गोदावरी, ऑप्शन सी है गंगा, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द अबोव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबोव, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बे ऑफ बंगाल। इनमें से जो बे ऑफ बंगाल है वो आपकी नदी नहीं है। हमारा आगे क्वेश्चन कह रहा है चौथे नंबर का कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ड्राइंग रूम, यानी इनमें से कौन सा ड्राइंग रूम का पार्ट नहीं है। ऑप्शन ए है वॉशिंग मशीन, ऑप्शन बी है चिमनी, ऑप्शन सी है सोफा सेट, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द अबोव और ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबोव। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द अबोव, यानी कि इनमें से एक से अधिक जो है वो हमारे ड्राइंग रूम के पार्ट नहीं है। ठीक है, जैसे कि वॉशिंग मशीन है वो कहाँ ड्राइंग रूम में रखी जाती है, वो तो आपके रखते हैं ना, वो ऐसी जगह रखते हैं जहाँ पे कपड़े धोते हैं। चिमनी ये तो किचन में बनती है ना, इसका भी कहीं कोई काम नहीं है ड्राइंग रूम में, तो ये दोनों हो जाएंगे, इसका मतलब मोर देन वन ऑफ द अबोव। ठीक है, हमारा पांचवा क्वेश्चन कह रहा है, टुडे इज संडे द डे बिफोर यस्टरडे वाज, यानी आज जो है वो रविवार है। द डे बिफोर यस्टरडे वाज, यानी कल से पहले कौन सा दिन हो गया, यानी परसों पूछ रहा है कौन सा दिन था। ऑप्शन ए है ट्यूजडे, ऑप्शन बी है फ्राइडे, ऑप्शन सी है थर्सडे, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द अबोव और ऑप्शन ई है नॉन ऑफ द अबोव। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी फ्राइडे, क्योंकि टुडे संडे यानी कि आज तो आपका संडे है और द डे बिफोर यस्टरडे वाज, तो कल आपका कौन सा दिन था, सैटरडे था, और परसों कौन सा था, फ्राइडे था, और परसों ही पूछ रहा है यानी कि डे बिफोर डे पूछ रहा है, यानी कि कल से पहले परसों कौन सा दिन था, तो फ्राइडे था। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगर आज का पूछता तो संडे है, कल का पूछता तो आपके सैटरडे था, लेकिन द डे बिफोर यस्टरडे पूछा है तो आपका फ्राइडे हो जाएगा। हमारा छठा क्वेश्चन कह रहा है कि नवंबर कम्स आफ्टर द मंथ ऑफ, ऑप्शन ए है सितंबर, ऑप्शन बी है दिसंबर, ऑप्शन सी है जनवरी, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द अबोव और ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबोव। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ई नन ऑफ द अबोव, यानी इनमें से कोई नहीं। पूछ रहा है नवंबर कम्स, यानी कि नवंबर आता है आफ्टर द मंथ ऑफ, किस महीने के बाद नवंबर आता है, तो अक्टूबर के बाद ही तो नवंबर आता है, नवंबर के बाद दिसंबर आता है, लेकिन इसने हमारा सितंबर दिसंबर जनवरी ये सब दे रखा है पर अक्टूबर का नाम ही नहीं दिया, तो इसे आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये हमारा थोड़ा इजी पोर्शन लग रहा है, हमारा लैंग्वेज था और लैंग्वेज इजी आई थी, पर आपकी जो जीएस आई थी वो थोड़ा हार्ड आई थी। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि हस्बैंड्स ब्रदर इज, यानी कि जो पति के भाई हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है कजन, ऑप्शन बी है सन, ऑप्शन सी है ब्रदर इन लॉ, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द अबव, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, यानी नन ऑफ द अबव। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ब्रदर इन लॉ। ठीक है, हस्बैंड्स ब्रदर यानी कि पति का जो भाई होता है उन्हें हम देवर कहते हैं, इंग्लिश में ब्रदर इन लॉ कहते हैं। ठीक है, आगे हमारा आठवां क्वेश्चन कह रहा है
कि मदर्स पेरेंट्स आर, यानी कि जो माता जी है उनके माता पिता को हम क्या कहेंगे? ऑप्शन ए है सन इन लॉ, ऑप्शन बी है मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स, ऑप्शन सी है पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द अबव, और ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स। ठीक है, जो माता की तरफ से मम्मी पापा होंगे उन्हें हम माता की तरफ से यानी कि मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स कहेंगे, और जो पिता की तरफ से होते हैं माता पिता यानी कि दादा दादी उन्हें हम पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स कहते हैं। सन इन लॉ हम दामाद को कहते हैं। आगे हमारा नवा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय रहित शब्द है, यानी इनमें से कौन सा शब्द है इसमें प्रत्यय नहीं लगा है? ऑप्शन ए है झुकाव, ऑप्शन बी है भाव विहिल, ऑप्शन सी है उल्लेखनीय, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई एक से अधिक, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, सही हो जाएगा भाव विहिल। इसमें किसी प्रकार का कोई प्रत्यय नहीं लगा है। ठीक है, प्रत्यय रहित शब्द है। जबकि झुकाव में झुक प्लस आव लगा है, उल्लेखनीय में उल्लेखन प्लस ई लगा है। ठीक है, भी सही हो जाएगा। हमारा 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि भाषा की उपयुक्त परिभाषा है। ऑप्शन ए है विचार या भाव प्रकट करने वाला सार्थक ध्वनि समूह भाषा कहलाता है। दूसरा कह रहा है कि विचार या भाव को लिपि चिन्हों में प्रकट करने को भाषा कहते हैं। तीसरा कह रहा है विचार या भाव प्रकट करने का साधन भाषा है। चौथा कह रहा है कि उपयुक्त में से एक से अधिक, और हमारा 5वां कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। अरे पता नहीं ये दो आंसर क्यों दे देते हैं कि उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं, कंफ्यूज हो जाता है बच्चा कि क्या सही है और क्या नहीं है। तो बताइए भाषा की उपयुक्त परिभाषा है, सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, विचार या भाव को लिपि चिन्हों में प्रकट करने को भाषा कहते हैं। यानी कि हमारे जो विचार हमारे जो भाव होते हैं उसको हम जब लिपि चिन्हों में प्रकट कर देते हैं तो वही भाषा यानी कि लैंग्वेज कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हमारा 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि स्वर के कितने भेद हैं। अगर किसी ने अच्छे से ये पढ़ा है, हिंदी वाले और इंग्लिश वाले दोनों इजी आई थी। ठीक है, तो 11वां है कि स्वर के कितने प्रकार हैं। ऑप्शन ए है 2 हैं, ऑप्शन बी है 3 हैं, ऑप्शन सी है 4 हैं, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए 2। स्वर के कितने भेद होते हैं? स्वर के 2 भेद होते हैं। ठीक है, आगे हमारा 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि ह्रस्व स्वर कौन सा है, यानी कि जो ह्रस्व स्वर है वो कौन सा है। ऑप्शन ए है आ, ऑप्शन बी है बड़ा आ, ऑप्शन सी है छोटी ई, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आ। ठीक है, जो छोटा आ है, छोटी ई है, छोटा ऊ है और जो ऋषि है ये हमारे क्या कहलाते हैं? ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ऋषि। दीर्घ स्वर जो होते हैं वो 7 प्रकार के होते हैं, जैसे कि बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ऐसे एड़ी, ऐसे ऐनक, ओ से ओखली, ओ से औरत। ठीक है, तो अगर पूछे कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं तो 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर के 4 भेद होते हैं, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ऋषि। दीर्घ स्वर के 7 भेद होते हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ऐसे एड़ी, ऐसे ऐनक, ओ से ओखली, ओ से औरत। और टोटल कितने होते हैं स्वर? तो वो होते हैं हमारे 11। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कितने भागों में किया जा सकता है। यानी कि जब हम उच्चारण करते हैं तो उसके आधार पर हम अपने व्यंजनों का वर्गीकरण कितने भागों में कर सकते हैं। ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 8, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 8। उच्चारण के आधार पर हम व्यंजनों का वर्गीकरण 8 भागों में कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 14वां क्वेश्चन कह रहा है अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है। ऑप्शन ए है खा, ऑप्शन बी है चा, ऑप्शन सी है छा, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4। अल्पप्राण ध्वनि है वो कौन सी होती है? पहली, तीसरी और 5वीं होती है हमारी वर्गों के। देखो टोटल हमारे कितने वर्ग होते हैं? 5, जिन्हें हम याद कर सकते हैं कचट तप से। किसे? कचट तप। ठीक है, कचट तप से याद कर से, यानी केटीएम दास से। और इसमें से पहला, तीसरा, 5वां हमारा अल्पप्राण होता है। जैसे कि काबर का का, कबूतर होता है हमारा पहला, चा चम्मच का चा, टा टमाटर का टा, ता तरबूज का ता, पा पतंग का पा। ठीक है, ये सब हमारे होते हैं अल्पप्राण। पहला, तीसरा, 5वां में पहला है चा, तो ये हमारा अल्पप्राण है। जबकि खा और छा है ये हमारा का वर्ग का खा जो है वो दूसरा है, यानी कि दूसरा मतलब दूसरा चौथा वो होता है महाप्राण, तो ये महाप्राण है। और छा भी हमारा महाप्राण है। ठीक है,
अल्पप्राण कौन सा होता है? पहला, तीसरा, पांचवा, और महाप्राण होता है दूसरा, चौथा। हमारा 15वां क्वेश्चन कह रहा है घोष ध्वनि कौन सी है? ऑप्शन ए है गा, ऑप्शन बी है जा, ऑप्शन सी है धा, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए घोष ध्वनि कौन सी है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, ये जो तीसरा होता है वर्ण वो होता है हमारा घोष ध्वनि। इसमें देखो का पुत्र, खा खरगोश, गा गमला तीसरा है, चा चम्मच, छा छाता, जा जहाज ये भी तीसरा है। तो ये दोनों में गा और जा, इन दोनों में कौन सा आ रहा है? घोष ध्वनि। तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो पहला दूसरा दोनों में घोष ध्वनि थी। हमारा 16वां क्वेश्चन कह रहा है कि स्पर्शी व्यंजन है, तो बताइए इनमें से कौन सा व्यंजन स्पर्शी व्यंजन है? ऑप्शन ए है पा, ऑप्शन बी है फा, ऑप्शन सी है मा, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए पा। ठीक है, जो पा है वो स्पर्शी व्यंजन है। हमारा 17वां क्वेश्चन कह रहा है कि अग्री शब्द का विशेषण है। ऑप्शन ए है अग्रही, ऑप्शन बी है अग्रेय, ऑप्शन सी है आग्रे, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी अग्रेय। ठीक है, अग्री का शब्द विशेषण होता है अग्रेय। हमारा 18वां क्वेश्चन कह रहा है प्रकंपी व्यंजन है, तो बताइए इनमें से कौन सा व्यंजन प्रकंपी व्यंजन है? ऑप्शन ए है सा, ऑप्शन बी है सा, ऑप्शन सी है रा, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी रा। जो रा है वो हमारा प्रकंपी व्यंजन है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। हमारा 19वां क्वेश्चन कह रहा है कि अर्ध स्वर है, तो बताइए इनमें से कौन सा स्वर है जो अर्ध स्वर है? ऑप्शन ए है या, ऑप्शन बी है बा, ऑप्शन सी है डा, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि जो ये या और जो वा है ये दोनों आपके हैं अर्ध स्वर। तो हमारा ऑप्शन डी ही सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। हमारा 20वां क्वेश्चन कह रहा है कि चा वर्ग का व्यंजन है, तो बताइए इनमें से कौन सा व्यंजन चा वर्ग का है? ऑप्शन ए है छा, ऑप्शन बी है जा, ऑप्शन सी है झा, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा हमारा इसमें भी उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्योंकि चा वर्ग के जितने भी व्यंजन होते हैं कहलाते हैं। चा में चा चम्मच, छा छाता, जा जहाज, झाझन, ना खाली आता है, यानी कि तीनों ही आपके हो जाएंगे चा वर्ग के व्यंजन। तो ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। हमारा 21वां क्वेश्चन कह रहा है केकी, विहंग, खग, पिक विकल्पों में से कौन सा युग्म पंछी के पर्यायवाची है? मतलब कौन सा विकल्प है जिसमें सभी कौस के पर्यायवाची हैं पंछी के? ऑप्शन ए है का और खा, ऑप्शन बी है खा और गा, ऑप्शन सी है गा और घा, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर हमारा इसमें हो जाएगा 21 का बी, यानी खा और गा, यानी कि जो बिहग और जो खग, यानी कि जो बिहग और खग हैं वो किसके पर्यायवाची हैं? पंछी के पर्यायवाची हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे वही जो केकी है वो मोर का पर्यायवाची है, पिक भी मोर का पर्यायवाची है। आगे हमारा 22वां क्वेश्चन कह रहा है कि विलोम शब्द का कौन सा युग्म सही है, यानी कौन सा विकल्प है जिसमें विलोम शब्द का, यानी कौन सा वो जोड़ा है जो इसमें दोनों विलोम शब्द हैं? ऑप्शन ए है कापुरुष कायर, ऑप्शन बी है कुत्सा निंदा, ऑप्शन सी है सकल विकल, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें से जो उपयुक्त, यानी इसमें से कोई भी शब्द इनका सही नहीं है विलोम। ठीक है, 23 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? ऑप्शन ए है ये कहना आपकी गलती है, ऑप्शन बी है चरखा चलाना चाहिए, ऑप्शन सी है मुझसे ये काम संभव नहीं, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इनमें से सारे वाक्य जो हैं वो शुद्ध हैं। यानी ये कहना आपकी गलती है, बिल्कुल सही है, चरखा चलाना चाहिए ये भी सही है, मुझसे ये काम संभव नहीं ये भी सही है, उपयुक्त में से एक से अधिक नहीं। मतलब इसमें से अशुद्ध पूछा है ना, तो सारे शुद्ध है, तो ये क्यों होगा? तो ऑप्शन ही सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, हमारा 24वां क्वेश्चन कह रहा है कि रचना के आधार पर कौन सा विकल्प वाक्य का भेद नहीं है? तो बताइए रचना के आधार पर इनमें से कौन सा है विकल्प जो वाक्य का भेद नहीं है? ऑप्शन ए है उपवाक्य,
ऑप्शन बी है सरल वाक्य, ऑप्शन सी है संयुक्त वाक्य, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा, तो सबको पता होगा उपवाक्य, क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन ये है। क्योंकि हमारे जो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ठीक है, उपवाक्य ये नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 25 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, जिन शब्दों से न्यूनता, लघुता, हीनता या तुच्छता का बोध हो उसे क्या कहते हैं। वैसे पेपर तो इजी है, लेकिन जब एग्जाम हॉल में हम बैठे होते हैं और हमारे सामने ये उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं आता है, तो हमारा दिमाग ना बिल्कुल अपनी जगह पे सुन्न हो जाता है। हमें समझ में नहीं आता कि कैसे क्वेश्चन दे दिए हैं। इजी क्वेश्चन भी हमसे गलत हो जाते हैं बिन 2 ऑप्शन की वजह से, कि कभी कभी हमें लगता है कि 2 सही है तो ये लगा दो, कोई कहता लगता है कि एक वही सही नहीं है तो ये लगा दो, पर कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही सही होता है और कभी कभी एक से अधिक होते हैं, तो हम कन्फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो कोई बात नहीं, ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना, कल का एग्जाम अच्छे से देना। तो हमारा 25 है कि जिन शब्दों में न्यूनता, लघुता, हीनता या तुच्छता का बोध उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है उनार्थक शब्द, ऑप्शन बी है एकार्थी शब्द, ऑप्शन सी है अनेकार्थी शब्द, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उनार्थक शब्द। जिन शब्दों में हम न्यूनता, तुच्छता, लघुता, हीनता इन सब के बारे में बात करते हैं तो हम उन्हें उनार्थक शब्द कहते हैं। हमारा 26 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, जिसे बुलाया ना गया हो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त एक शब्द होगा। ऑप्शन ए है अनासक्त, ऑप्शन बी है अदेय, ऑप्शन सी है अनाहूत, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा इजी सवाल है, बचपन से पढ़ते आते हैं कि जिसे बुलाया ना गया उसे हम क्या कहते हैं, अनाहूत, यानी कि मेहमान। ठीक है, अनाहूत का पर्यायवाची होता है मेहमान, अतिथि, अभ्यागत, पहुना, इनके कई सारे पर्यायवाची होते हैं। तो कहते हैं जो उसे बुलाया ना गया उसे हम कहते हैं मेहमान, अनाहूत। ठीक है, अनाहूत कहते हैं, अतिथि भी कहते हैं, यानी कि गेस्ट। ठीक है, 27 नंबर का क्वेश्चन कहते हैं कि संख्या की माप तोल का बोध करने वाले विशेषण कहलाते हैं। ऑप्शन ए है संख्यावाचक, ऑप्शन बी है परिमाणवाचक, ऑप्शन सी है सार्वनामिक, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी परिमाणवाचक। ठीक है, वे जो विशेषण जो संख्या के माप तोल का बोध करते हैं उन्हें परिमाणवाचक कहते हैं। हमारा 28 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, रचना के आधार पर जल किस कोटि का शब्द है। तो बताइए, रचना के आधार पर जो जल है वो शब्द किस कोटि का है। ऑप्शन ए है रूढ़ शब्द, ऑप्शन बी है यौगिक शब्द, ऑप्शन सी है योग रूढ़ शब्द, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रूढ़ शब्द। रचना के आधार पर जो जल होता है वो रूढ़ शब्द होता है। रचना के आधार पर 3 शब्द होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। इसमें जो रूढ़ होता है वो है जल, मतलब इसे और टुकड़े नहीं किए जा सकते। यौगिक जो 2 शब्दों से मिलकर बना होता है और ये रूढ़ जिसे हम पर्यायवाची भी कह सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 29 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मात्रिक छंद है। ऑप्शन ए है दोहा, ऑप्शन बी है सोरठा, ऑप्शन सी है इंद्रजा, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर हमारा हो जाएगा 29 का डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। इनमें से कौन सा मात्रिक छंद है, तो इनमें से एक से अधिक जो है वो मात्रिक छंद है। 30वां क्वेश्चन कह रहा है कि उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। तो उपयुक्त दोहे में कौन सा अलंकार है, यानी कि ऊपर ये दोहा दिया गया, इसमें कौन सा अलंकार है। ऑप्शन ए है रूपक, ऑप्शन बी है उपमा, ऑप्शन सी है उत्प्रेक्षा, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये रूपक अलंकार है। उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। यहाँ पे रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। ठीक है, सो आगे हमारा है पार्ट 2 जनरल स्टडीज़ का, जिसको अब हम अगले पार्ट में करेंगे। ये हमारा पार्ट 1 है। ये हमारा
ये हमारा 8 दिसंबर 2023 को जब बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती लैंग्वेज का एग्जाम हुआ था उसका है हमारा। देख लीजिए हमने टॉप 30 क्वेश्चन में करवा दिए हैं। बाकी के जो क्वेश्चन है वो अपने अगली वीडियो में लेकर आएंगे। तो हमारे चैनल तो अभी तक सब्सक्राइब ना की तो कर लीजिए और सारे शॉर्ट देखा कीजिए। स्टूडेंट्स इन अकेडमी को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। करंट अफेयर देखा कीजिए और आपके सीटेट के प्रीवियस ईयर भी देखा कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। if you like it then like subscribe and share। और देख किस बात की भैया, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, लाइक करो। कीप वॉचिंग, कीप लविंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू, बाय।